क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक राज्य की सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की है। तो यह राज्य कौन सा है? हमारे क्रिकेट जगत में एक ऐसा नया इतिहास रच गया है, यानी कि T20 में 500 विकेट लेने वाले सबसे पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। और हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द अल्पसंख्यक। सुर्खियों में क्यों रहा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, यह आपको नहीं पता है तो 31 अगस्त के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? दोस्तों पिछले साल 2019 में हमने 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में मनाया था और 51 का यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन गोवा में किया जाने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा राज्य। और भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कब आयोजित किया जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यह 20 से 28 नवंबर तक, यानी कि 2 माह बाद नवंबर में 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? गोवा में। और कौन सा यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है? 51वां है। तो याद रखो गोवा में कोविड-19 के चलते इस साल भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन डिजिटल माध्यमों और ऑडिटोरियम में स्क्रीनिंग दोनों तरीके से किया जाएगा, ताकि कोविड-19 का संक्रमण भी न फैले और इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी अच्छी तरह हो सके। कहां पर? गोवा में। तो पहले तो आप मैप में देखिए, यह है गोवा राज्य और गोवा के सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक है उत्तर गोवा, दूसरा है दक्षिण गोवा। और इसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो उत्तर में स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र, और पूर्व एवं दक्षिण में स्थित है कर्नाटक राज्य। पूर्व एवं दक्षिण में स्थित है यह कर्नाटक राज्य और पश्चिम में स्थित है यह अरब सागर। और गोवा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? वर्ष 1987 में। कब? वर्ष 1987 में 30 मई 1987 गोवा हमारा 25वां राज्य बना। और किसने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया? पुर्तगालियों ने। और दोस्तों जब गोवा की बात आती है तो गोवा से जुड़ा हुआ हमारा एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। गोवा से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन, MCQ 55 क्वेश्चन को लेकर हमने संपूर्ण गोवा स्टेट को कवर किया है। यदि आपने इस गोवा से संबंधित वीडियो देख लिया, गोवा से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। लेकिन फिर भी बात करते हैं गोवा के बारे में, कि यहां आप मैप में देख सकते हैं गोवा, जिसकी कैपिटल का नाम है पणजी। और गोवा में वर्तमान 2020 में राज्यपाल कौन है? पहले थे सत्यपाल मलिक, लेकिन हाल ही कुछ दिनों में भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल बन गए हैं, महाराष्ट्र के भी। लेकिन सत्यपाल मलिक अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? क्रिकेट के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ड्वेन ब्रावो ने, यानी कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, अच्छे बल्लेबाज भी, अच्छे गेंदबाज भी। तो यह ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है और उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स
और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। और बात करते हैं इस ड्वेन ब्रावो से जुड़े कुछ क्वेश्चन की कि ब्रावो ने किसका विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है? रॉकेम कॉर्नवाल का। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के कितने मैच में यह उपलब्धि हासिल की है? 459 मैच में उन्होंने 500 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ड्वेन ब्रावो, और यहां जब हम बात करते हैं T20 में विकेट लेने वाले सर्वोच्च गेंदबाज की, तो टॉप 3 कौन कौन से गेंदबाज हैं? तो देखो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज पहले स्थान पर है ड्वेन ब्रावो, उन्होंने 500 विकेट हाल ही में पूर्ण किए और वो है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है लसिथ मलिंगा, उन्होंने हाल ही में 389 विकेट लिए हैं T20 में और वो है दूसरे स्थान पर। और सुनील नरेन, यहां आप देख सकते हैं सुनील नरेन, वो है तीसरे स्थान पर 383 विकेट लेकर। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किसने शुरू की? दोस्तों प्रतीक्षा नामक एक समुद्री एम्बुलेंस जो यहां देख सकते हैं हाल ही में निर्मित की गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इस समुद्री एम्बुलेंस को हाल ही में जलावतरण किया है केरल राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल सरकार। और प्रतीक्षा नामक की यह पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत कहां की गई है? केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजिनजाम गांव में। कहां पर? यह विजिनजाम गांव में यह प्रतीक्षा नामक नई समुद्री एम्बुलेंस का जलावतरण किया गया। तो लॉन्च किसने किया? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया। और प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस नाव किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इस समुद्री नाव को निर्मित किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और लागत कितनी है? रुपये 6.08 करोड़ रुपये। कितने? 6.08 करोड़ की लागत से यह प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस बनाई गई है। और उद्देश्य क्या है? समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाना। मछुआरे के जीवन को बचाने के लिए इस एम्बुलेंस को हाल ही में लॉन्च किया है पिनराई विजयन ने। लेकिन और भी 2 ऐसी समुद्री एम्बुलेंस बनने की तैयारी पर है। तो अन्य एम्बुलेंस तैनात की जाने वाली समुद्री एम्बुलेंस वो इस प्रकार है। एक स्थापित किया जाएगा एर्नाकुलम में जिसका नाम है प्रत्यक्षा, और कोझिकोड में जो इस समुद्री एम्बुलेंस को स्थापित किया जाएगा इसका नाम है करुण्या। और जब इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया है केरल की सरकार ने, तो मैप में देखिए ये है केरल है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और केरल में जिलों की संख्या है 14। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल का राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय पुष्प अमलतास, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। तो किसी भी स्टेट से जुड़े ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने कोविड-19 वारबॉट नामक एक रोबोट तैयार किया है? कोविड-19 का संक्रमण ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों में न फैले, इसीलिए कोविड-19 वारबॉट नामक एक रोबोट तैयार किया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। किसने? त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा विश्वविद्यालय। और यहां आप देख सकते हैं इस रोबोट को। तो कोविड-19 वारबॉट नामक इस रोबोट को तैयार किया गया है। तो किस तरह हेल्पर हो सकता है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए? तो यह रिमोट नियंत्रित रोबोट रोगियों को दवा, खाना और आवश्यक सामान वितरित करने में मदद करेगा। यह रोबोट 14 से 20 मीटर तक चलने में सक्षम है और 10 से 15 किलो भार उठा सकता है। यह रोबोट 10 से 15 किलो भार उठाने में सक्षम है यह रोबोट। तो कोविड-19 वारबॉट नामक इस रोबोट को किसने तैयार किया है? इस साइंटिस्ट का नाम है हरजीत नाथ। यहां आप देख सकते हैं हरजीत नाथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और रोबोट की लागत है सिर्फ 25,000 रुपये। कितने? सिर्फ 25,000 रुपये। तो किस तरह 25,000 रुपये में इस रोबोट को निर्मित किया गया? पुराने खिलौनों को रोबोट के महत्वपूर्ण रिसीवर के रूप में इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 25,000 रुपये की लागत में यह कोविड-19 वारबोट तैयार किया है हरजीत नाथ ने। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किसने किया? यहां आप देख सकते हैं इस तरह का जो भवन निर्मित किया गया है, इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। तो इस समय देश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है? सिर्फ 3 है। और 6 साल पहले हमारे भारत देश में सिर्फ एक ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था और अब बन गए हैं 3। लेकिन प्रधानमंत्री ने और कितने बनवाने की घोषणा की है? और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, यानी कि अब आने वाले वक्त में हो जाएंगे 6। और इनमें यह 3 कहां पर बनाए जाएंगे? तो इनमें झारखंड और असम में कृषि विश्वविद्यालय के अलावा बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी समन्वित कृषि संस्थान भी इसमें शामिल है। यानी कि एक झारखंड में, दूसरा असम में और तीसरा बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी समन्वित कृषि संस्थान में यह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी गई है? दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक अच्छे समाचार हमारे सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति ने खेल पुरस्कार वितरित किए और हमारे 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन यह पुरस्कार की राशि को बढ़ा दिया गया है और वो जो पिछले 7.5 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर कर दिया है 25 लाख रुपए। तो बहुत ही अच्छा कदम हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और खेल पुरस्कारों में अन्य पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। तो यहां मैं आपको टेबल बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। कितनी? 4 श्रेणियों में। तो पुरस्कार की श्रेणी राशि कितनी थी और बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि पहले 7.5 लाख रुपये थी, वो बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि पहले 5 लाख रुपये थी, बढ़ाकर कर दी गई है 15 लाख। और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार यानी कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसकी राशि 5 लाख रुपये थी, बढ़ाकर कर दी गई है 15 लाख। और द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी राशि 5 लाख रुपये थी, बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपये। तो हमारे बहुत से खिलाड़ियों को यह प्रोत्साहित राशि मिलेगी। और राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। कौन सा? यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? और हमारे इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है दोस्तों? मैंने कई बार आपको बताया, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 7वां क्वेश्चन, चुनौती नामक नई पीढ़ी की एक स्टार्टअप प्रतियोगिता किसने लॉन्च की? चुनौती नामक एक नई पीढ़ी की एक स्टार्टअप प्रतियोगिता, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो चुनौती नामक इस पहल को जब इस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। कौन? रविशंकर प्रसाद। और चुनौती नामक नई पीढ़ी की इस स्टार्टअप प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? देश के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना। ओके दोस्तों,
और इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 वर्ष में कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है? 3 साल में हमारी सरकार इस स्टार्टअप के लिए 95.03 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसका उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपए तक की शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो आपको याद रखना है कि यह चुनौती नामक इस पहल को शुरू किया है किस मंत्रालय ने? क्लियर। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, हाल ही में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब हमारी केंद्र सरकार को देने के लिए बोला है और इसीलिए यह शब्द सुर्खियों में आया, अल्पसंख्यक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का जिक्र किया गया है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही खास। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है और इसीलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और हमारी आंखों पर विश्वास नहीं होता लेकिन यह आंसर सही है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, मैं डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, जिसे नागरिक न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की शक्तियां भी प्राप्त है इस आयोग को। और आयोग में इसका गठन किया जाता है तो इसमें एक अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, तो अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 ए तथा 350 बी में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक करना मत भूलिएगा। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा? यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमारे यह डॉक्टर, नाम है द्वारकानाथ कोटनीस, वो चीन में गए थे और इसी व्यक्ति के नेतृत्व में हमारे डॉक्टरों ने काफी अच्छा काम किया था चीनी सैनिकों जो वहां पर इंजर्ड थे उनकी सेवा करने में, और इसीलिए यह सुर्खियों में है। तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा? दोस्तों, चीन देश में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। द्वितीय विश्व युद्ध और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की एक कांस्य प्रतिमा का सितंबर में चीन में अनावरण किया जाएगा। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण वातावरण है लेकिन उसको शांत करने के लिए क्या चीन ने यह चाल चली है? पता नहीं चल सकता, लेकिन यहां आप देखिए दोस्तों, हमारे इस डॉक्टर की यानी कि द्वारकानाथ कोटनीस की एक पत्थर की बनी प्रतिमा भी चीन में हाल ही में मौजूद है, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं वो है पत्थर की प्रतिमा द्वारकानाथ कोटनीस की। तो यह प्रतिमा हेबई प्रांत की राजधानी शिजियाजुआंग स्थित एक मेडिकल स्कूल के बाहर लगाई गई है। कोई भी मेडिकल छात्र यहां पढ़ाई के लिए आता है तो हमारे इस डॉक्टर के सामने एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। तो महाराष्ट्र के कोकण में जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस 1937 में रेड क्रॉस मिशन की टीम के सदस्य थे और भारत से चीन गए डॉक्टरों के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन दिनों जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। तब चीन के तत्कालीन जनरल छू ते ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से घायल सैनिकों के
इलाज के लिए चिकित्सकों का एक दल भेजने का अनुरोध किया था और इसीलिए हमारे यह जो द्वारिकानाथ है वो चीन में गए थे और शिजिया जुआंग के दिहुआ मेडिकल साइंसेज सेकेंडरी स्पेशल चाइल्ड स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों को डॉक्टर कोटनिस की एक पत्थर की प्रतिमा के सामने शपथ लेनी होती है कि वे उनकी तरह काम करेंगे। और यहां आप देख सकते हैं तो चाइनीज जो स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो हमारे इस डॉक्टर कोटनिस के सामने इस तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बेरूत पहल किसने शुरू की? आपको भी पता है कि बेरूत में जो एक हादसा हुआ है और इस विस्फोट में बहुत से लोग घायल हो गए हैं, बहुत सी इमारत है वो जर्जरित हो चुकी है। तो इस पहल की, बेरूत पहल की शुरुआत किसने की है? यूनेस्को ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को, तो देखो यूनेस्को ने 4 अगस्त को शहर के बंदरगाह पर विस्फोटों से राजधानी बेरूत में क्षतिग्रस्त हुई विरासत इमारतों के पुनर्वास के लिए, कैसी विरासत इमारतों के पुनर्वास के लिए फंड्स आकर्षित करने के लिए बेरूत पहल शुरू की है। किसने? यूनेस्को ने। और कुछ 640 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें से लगभग 60 से अधिक ढह जाने का खतरा है। तो यहां बेरूत में 640 ऐतिहासिक इमारतें हैं और इनमें से 60 ऐसी इमारत है जिसके ढह जाने का खतरा है और इसको हाल ही में अच्छा यानी कि फिर से पुनर्गठित करने का, निर्माण करने का फैसला लिया है यूनेस्को ने। यूनेस्को को हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, बोले तो यूनेस्को। इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को क्या कार्य करता है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यह कार्य है यूनेस्को का। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के दूरबीन ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के चारों ओर विशाल हेलो की मैपिंग की है? यह हम देख सकते हैं दोस्तों, यहां हाल ही में चारों ओर हेलो की मैपिंग की गई है नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। तो नासा के वैज्ञानिकों ने हबल के जरिए हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आसपास एक विशाल हालो का खोज किया है। हालो का खोज किया है तो आखिरकार यह हालो है क्या? यह हालो क्या होता है? हालो एक विशाल गैसीय आवरण को कहते हैं। इस गैसीय आवरण को कहते हैं हालो। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का यह छोटा सा दिखाई न देने वाला हालो प्लाज्मा का बना है। किसका? प्लाज्मा का। और यह अपनी गैलेक्सी से 13 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला है और कई दिशाओं में तो यह 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला है और इसीलिए इसकी हाल ही में खोज की है नासा ने। तो नासा से जुड़ा हुआ यह मिशन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया? मार्स 2020 को लॉन्च किया है नासा ने। तब भी मैंने आपको नासा के बारे में बताया था। और नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। नासा की स्थापना कब हुई? नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको पता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में A.R. लक्ष्मणन का निधन हो गया, वे कौन थे? A.R. लक्ष्मणन जिसका हाल ही में निधन हो गया वो एक बहुत ही अच्छे न्यायाधीश थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.R. लक्ष्मणन का निधन हो गया है तो उनके जीवन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोट्टई में हुआ। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग 18वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में कई किताबें भी लिखी है। यानी कि वो एक अच्छे लेखक भी थे। 13वां क्वेश्चन,
हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? तेलुगु भाषा दिवस, और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तेलुगु भाषी लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं दी। तेलुगु भाषा दिवस हाल ही में 29 अगस्त को मनाया गया। कब? 29 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 अगस्त तेलुगु भाषा दिवस। सुर्खियों में क्यों रहा? प्रधानमंत्री ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले की सराहना की, और उन्होंने गिडुगु वेंकट राम मूर्ति को भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके विचार, उनकी रचनाएं और समाज सुधार के उनके प्रयासों ने पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि उन्होंने एक जो तेलुगु लेखक थे उनका भी जिक्र किया है, और इसीलिए आपको याद रखना है 29 अगस्त तेलुगु भाषा दिवस। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले किस उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है? टाइगर डांस, यानी कि चमकीले रंगों से इस तरह बदन को चित्रित किया जाता है, और यह टाइगर डांस खास तौर पर ओणम के त्योहार पर किया जाता है, और सभी लोग ओणम के त्योहार पर यह टाइगर डांस केरल में बाजारों में, शहर में घूमते हुए करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओणम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, लेकिन कुछ के नाम लेना चाहूंगा। वो है हनी यादव, देशमुख नैनेश, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। प्रियंक चौधरी, वो लगातार सही आंसर भेज रहे हैं, साथ ही डिटेल में आंसर दिया। दीपक मेवाड़ा, आपका भी स्वागत है और आपने भी सही आंसर दिया। अर्पणा पटेल भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं चैनल में, आपका भी स्वागत है। अमीर पठान, वणकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से, और प्रियंका सावड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा, और वो भी हमारे साथ पहली बार इस चैनल में जुड़ चुके हैं, तो आपका भी स्वागत है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो है प्रवीण सिंह चौहान, मुकेश कुकड़िया, करण सथवारा और डोडियार नितिन। सभी दोस्तों को धन्यवाद। और बात करें तो प्रकाश बलदानिया, सर्जना पटेल, कन्हैया लाल, बांभनिया लाल जी, प्रिया पटेल, अक्षय भरवाड़ और विश्व मेवाड़ा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आज का वीडियो और आज का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि है? दोस्तों, कल ही मैंने आपको हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश के राष्ट्र कवि कौन कौन है उसके बारे में बताया था। तो काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि है? दोस्तों, यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा, कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से कैसा लगा? यदि सुपर से भी ऊपर लगा है तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ अगले मंथ में, यानी कि 1 सितंबर को, यानी कि कल ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।